हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके आगे भी हम क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ये दिया गया है कि आगे पास दो नंबर दिए गए हैं, 306 एंड 657। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, इन दोनों नंबर का जो HCF मतलब मैसअप है वो 9 है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों नंबर का, यहाँ भी वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 306, 306 और 657। इन्हीं दोनों नंबर का आपको LCM ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो नंबर ज्ञात है, दिए गए हैं यहाँ पे, यानी प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर जो है, प्रथम संख्या जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर A इक्वल टू 306, इसकी वैल्यू दे रही है 306। और जो द्वितीय सेकंड नंबर है, सेकंड जो नंबर है आगे पर द्वितीय संख्या जो है, जिसे हम बोलते हैं B, इसकी वैल्यू दे रखी है 657। ये दो आपको संख्या दी गई है, दो नंबर दिए गए हैं और इन्हीं दोनों नंबरों को आपको HCF दिया गया है। इन दोनों का HCF भी आपको दे रखा है, इसको हम बोलते हैं मैसअप है। क्या बोलते हैं? मैसअप है, यानी HCF। ठीक है, HCF ये आपको दिया गया है 9। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये बताया था, यदि दो नंबरों का HCF और LCM अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही रिजल्ट लैसअप है, यानी LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर भी प्राप्त होता है। और मैंने आपको कल एक इनमें संबंध भी आपको बताया था। कल मैंने आपको कहा था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है A इंटू B। मतलब जो आपके पास दो नंबर होते हैं, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और उनके HCF और LCM का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल आता है, बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे LCM आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको HCF दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे A इंटू B, यानी दोनों नंबर भी आपको दिए गए हैं। इसी से हम एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं। देखिए, आपको LCM ज्ञात करते हैं, हम HCF का ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। जैसे हो जाएगा LCM इक्वल टू A इंटू B, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। ठीक है, HCF हम इस तरह से, इसी से हमने एक फार्मूला तैयार कर लिया, इसी संबंध के आधार पर, इसी रिलेशन से। ठीक है, तो आप चाहे ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां जाएगा LCM इक्वल टू A, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर क्या आपके पास 306, तो 306 इंटू सेकेंड नंबर B 657 अपॉन HCF। HCF क्या आपके पास में 9। ठीक है, तो आप 9 का डिवाइड करेंगे। तो 9 का डिवाइड आप इसमें करेंगे, 9 वन जा 9, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, और हो जाएगा 4। अब 34 हो गया, 34 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 22,338। ठीक है, ये आपके पास में LCM इस तरह से आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया? इन्हीं दोनों नंबरों का ये आपके LCM आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, LCM 306 एंड 657 इक्वल टू 22,338। ये की बात। ठीक है, समझ आ गया कुछ? ठीक है, तो इसी संबंध के आधार पर आप इसी प्रकार से
एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया हो और कोई फर्स्ट नंबर भी दिया गया हो, तो आप सेकंड नंबर मतलब बी की वैल्यू भी इसी संबंध से, इसी फार्मूले के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसका अर्थ ये है, वो कह रहा है क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है क्या 6 की पावर n अंक, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा, क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक चीज बता दूं मैं आपको, पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर में, इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो 6 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 का डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 6 को हम ये कह सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब इच्छा बताऊं मैं आपको कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल या तो 2 प्राप्त हो या 5 प्राप्त हो या दोनों प्राप्त हो, तो इनके अलावा यदि और कोई अंक प्राप्त होता तो वो शून्य के रूप, वो शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, कहेंगे यहाँ 6 के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा, 3 आ रहा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, 5 इसमें नहीं आ रहा। और जब कभी भी अभाज्य, सही लिखते हैं अपन, नहीं है अर्थात, ठीक है, यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करने पर मतलब प्राइम फैक्टर में हमेशा यदि केवल 2 और 5 प्राप्त हो, केवल क्या प्राप्त हो, 2 और 5 प्राप्त हो, तो संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर में 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा और एक 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ के 3 की जगह 5 होता तो हम कह सकते हैं संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। इसलिए अतः, ठीक है, 6 की पावर n शून्य पर यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। इसका यही आंसर हो गया कि इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा, अगर यहाँ 5 होता 3 की जगह हम बोलते शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समझ में आ गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 6 है, इसको हम साफ कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 7। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये 6 है, 1.1 का ही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 7, यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन भी। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एक तो ये है संख्या, और आपके दिया हुआ है इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिया हुआ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। एक ये आपको विस्तारित रूप दिया हुआ है। भाज्य संख्याएं क्यों है? ठीक है, आपको ये बताना है ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, जिनमें केवल खुद का डिवाइड होता है या फिर एक का डिवाइड होता है। और दूसरी संख्या होती है इसके अपोजिट भाज्य संख्याएं, जिनमें किसी भी अंक का अन्य अंकों का भी भाग जा सकता है। यह किस प्रकार से है? पहले हम फर्स्ट नंबर को लेते हैं, इसको लेते हैं, पहले संख्या को लेते हैं हम। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यदि इनमें से, यहाँ पे दो पार्ट है, दो भाग है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है? अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम 13 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 11। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 13 कॉमन आएगा यहाँ बाहर, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1। 13 से डिवाइड करेंगे तो 1/, चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 77 प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों में ऐड होगा, प्लस का साइन लगा हुआ, हो जाएगा 30 इंटू हो जाएगा 78। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी, जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा वो 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम 13 से डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात, आप 17 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे हो जाएगा 13 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, फर्स्ट ले रहे हैं हम ये वाला भी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो आपको एक नियम होता है, बता दूं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है नियम के मुताबिक। तो ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, गुणा के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नियमानुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल
के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। जो भी संख्या भाज्य होती है उसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर हो गए यहाँ पर सब मल्टीप्लाई के रूप में। आप देख लीजिए, तो इस संख्या को सॉल्व करने में जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा तो 13 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। जब इतने अंकों से डिवाइड हो रही है तो फिर उसको हम भाज्य संख्या कैसे कह सकते हैं? वो तो भाज्य संख्या हो गई ना। तो हम कहेंगे अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगी, 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये फर्स्ट वाली है हमने। अब हम आते हैं सेकंड पर। ठीक, अब हम सेकंड वाली की जांच करते हैं। ये सेकंड संख्या आपको दे रखी है कि ये भी मतलब प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकती या भाज्य संख्या क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए अब हम सेकंड के लिए देखते हैं। इसमें भी यही नियम रहेगा, इसलिए यही को छोड़ देते हैं। अब आ जाइए सेकंड पर। यहाँ पे दिया हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहाँ भी 2 पार्ट है, 2 भाग है। इन दोनों भागों में 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। हम 5 का हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू ये 5 हमने कॉमन ले लिया ना, इसलिए 5 यहाँ से हट जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया। ये 2 सेट थे आपके, तो 5 कॉमन ले लिया अपन ने, इस तरह से ये आपके आ गया। अब यहाँ पर 5 का 5, यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 4 3 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको प्राप्त होगा 1008। क्या प्राप्त होगा? 1008 और प्लस 1। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 1008 तो ये हो गया, तो प्लस 1 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ कोई साइन नहीं, किसका साइन मानेंगे? आप मल्टीप्लाई का। ठीक है, यहाँ जगह 5 इंटू 1009, तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना प्राप्त होगा आपको? यहाँ जाएगा 5045, ये हो जाएगा। आपके पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि इस संख्या को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 1009 हो गया, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो जब ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लिख सकते हैं, तो नियम के मुताबिक ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये भी एक भाज्य संख्या, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जल्दी से। इसमें भी यही नियम लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर रूप में लिख सकते हैं, जबकि दोनों प्राइम नंबर है ये। ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
मान लीजिए एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, ये कौन सा प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है आपके, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों तरफ क्या है, खेल के मैदान के चारों तरफ एक मार्ग बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो है खेल मैदान चारों चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। एक मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक बच्ची तो है सोनिया, ठीक है, एक लड़की सोनिया है, इसको 18 मिनट लगती है पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक। सेकंड जो लड़का इसमें रवि है, उसको 12 मिनट लगती है। दूसरा लड़का है यहाँ पे रवि, इसको 12 मतलब 12 मिनट लगती है, और दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से चारों तरफ चक्कर लगाने का काम करते हैं। तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको समझाता हूँ आपको। एक खेल का मैदान था, जिसके एक पॉइंट पर, एक जगह पर एक सोनिया नाम की लड़की खड़ी है और वहीं पर एक रवि है। सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है और रवि को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। तो बताइए, दोनों इसी स्थान पर, इसी पॉइंट पर कितने समय बाद दोबारा आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखिए, लिखता हूँ यहाँ पर, हल कर लेते हैं अपन यहीं से। सोनिया को, ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, या एक राउंड काटने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में लगा समय है 18 मिनट, ठीक है। जबकि जो रवि है, उसको एक चक्कर लगाने में लगा समय है, वो है 12 मिनट। अब आपको यह भी याद करना है कि दोनों इसी पॉइंट पर, इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखना आपको, रवि की स्पीड ज्यादा है तो जल्दी चक्कर लगा लेगा, क्योंकि सोने की स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ा टाइम लगेगा, 18 मिनट लगती है। अब हमें ये देखना है कि कितने, मतलब ऐसा टाइम पीरियड देखना है जिसमें रवि के भी पूरे पूरे चक्कर हो जाए और सोनिया के भी पूरे पूरे चक्कर हो जाए। कहने का अर्थ ये है, आपको एक ऐसी संख्या खोजनी होगी जो 12 से भी डिवाइड हो और जो 18 से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या देखनी है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, हम इन दोनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करेंगे या एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसे क्या निकालेंगे, हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको एक ऐसी संख्या देखनी है या ऐसा टाइम पीरियड लेना है जिस टाइम पीरियड के अंदर, जिस समय अंतराल के अंदर रवि के भी पूरे पूरे चक्कर हो जाए, चाहे 2 राउंड हो या 3 राउंड हो या 4 राउंड हो, रवि के भी पूरे पूरे राउंड होने चाहिए और सोनिया के भी पूरे पूरे राउंड हो जाने चाहिए। वो टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम दोनों का लसाअ ज्ञात करेंगे। तो हम 12 एलसीएम ज्ञात करेंगे, हम किसका, मतलब 12 और 18 का हमको लसाअ आपको ज्ञात करना होगा, यानी लसाअ निकालना होगा। अब लसाअ कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बताया था पहले, ठीक है। अब देखिए, दोबारा देख लेते हैं। हमें लसाअ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, ताकि दोनों के पूरे पूरे राउंड हो जाए और उसी स्थान पर वापस से मिल जाए, इसलिए। तो हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। अभी हम अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हैं, तो यहाँ 12 के फैक्टर करेंगे और यहाँ पे 18 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1
और 18 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा 9 टाइम, फिर 3 होगा 3 टाइम, फिर 3 होगा 1 टाइम। ठीक है, ये 12 है, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 3 1 टाइम आ गया, 2 2 टाइम में देखिए। और जो 18 है इसके जो फैक्टर होंगे उसमें 2 तो 1 टाइम होगा और 3 कितने टाइम होगा, 2 टाइम। अब आपके याद करना लसअप है, यानी एलसीएम। तो एलसीएम हम बड़ी से बड़ी पावर देखते हैं और प्रत्येक अंक को हम लेते हैं। कल ये आपको मैंने बताया था, कल क्लास के अंदर ही ये एलसीएम हम इस प्रकार से निकालते हैं और प्रत्येक अंक को आपको लेना होता है, हर एक नंबर का आपको लेना होता है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ 1 टाइम है जबकि यहाँ 2 टाइम है, इसलिए इसको लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ 1 टाइम है, 3 यहाँ 2 टाइम है, तो किसको लेंगे हम, ज्यादा पावर वाले को, जिसकी पावर अधिक है, मैक्सिमम पावर वाले को। तो यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है 3 की। तो यहाँ 3 की जो अधिकतम घात है 2, हम इसको लेंगे। ठीक है, प्रत्येक अंक को लेना है और यदि कोई अंक एक से अधिक बार हो तो उसकी अधिकतम घात को लेते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 का अर्थ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 9 और दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 36। तो ये आपके क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट, कितने मिनट बाद, 36 मिनट पश्चात पुनः दोबारा से, ठीक है, उसी स्थान पर मिल जाएंगे या मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया 36 टाइम पीरियड के बाद दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि रवि जो है इसको लगते हैं 18 मिनट, इसके तो हो जाएंगे 2 चक्कर, जैसे 2 राउंड काट लेगा, 3 राउंड काट लेगा, 2 राउंड काट लेगा ये तो। और जो जो सोनिया है, सॉरी इसमें कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, ये रवि का तो कम था, हाँ रवि के तो लगते हैं 12 मिनट, इस रवि के तो जाएंगे 3 राउंड जबकि सोनिया को जाएंगे 2 राउंड। ठीक है, तो एक के तो 2 राउंड हो जाएंगे और एक के 3 राउंड पूरे हो जाएंगे और 36 मिनट बाद दोनों वापस इसी जगह पर मिल जाएंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ शायद समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, नमस्कार।